13 जून 2025 को ईरान और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई बिलाखिर 24 जून को एक सीज फायर के नतीजे में रुक गई है। 12 दिन की इस लड़ाई में ईरान में 935 के करीब कैजुअल्टीज हुई, जिसमें 60 से ज़्यादा कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट शामिल थे, जबकि 5000 के करीब लोग जख्मी हुए और बहुत सी न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसिस, मिसाइल डिपोज और गैस और ऑयल फील्ड्स तबाह हुई। दूसरी तरफ इसराइल में 30 के करीब लोग मारे गए, 3200 के करीब लोग जख्मी हुए और तेल अवीव, रमत गन, बतियाम, हाइफा और रिशोन लिजियन में बहुत सी रेजिडेंशियल और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मिसाइल का निशाना बनाया गया। अब बज़ाहिर तो ये लड़ाई रुक चुकी है और दोनों तरफ से खामोशी है, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल पॉज, क्योंकि दुनिया की बहुत सी ताकतें ये चाहती ही नहीं कि ये लड़ाई रुके। ईरान और इसराइल के दरमियान वॉर का मामला इतना सिंपल नहीं जितना नज़र आता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि 15 जून को जब ये लड़ाई अपनी पीक पर थी तो चाइना से 5 बोइंग 747 कार्गो प्लेन्स उड़े, जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान के करीब पहुंचकर रेडार से गायब हो गए। अब ऑफिशियली तो ये जहाज़ यूरोप जा रहे थे, लेकिन इनका दोबारा कोई सुराग ना मिलना और इतने हैवी कार्गो प्लेन्स का इस जंग की पीक में ईरान के करीब जाकर रेडार से गायब हो जाना बहुत ही सस्पिशियस बात थी। फिर इसके बाद ही ईरान ने इसराइल पर ऐसे मिसाइल से हमला करना शुरू किया जो इंटरसेप्ट नहीं हुए और बिल्कुल ठीक निशाने पर जाकर लगे। उसके बाद अमेरिका को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ा और उसने 22 जून को 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जेट्स से ईरान की फोर्डो, नटान्स और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया और ईरान को सीज फायर पर आने पर मजबूर किया। At least this is what Donald Trump claims. ट्रंप ने शुरू में ये कहा कि इन अटैक्स के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन बाद में यूएस इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि इस स्ट्राइक से सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीने पीछे चला गया है, लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने रशिया से डील ख़त्म करके चाइना से 4 और 5 जनरेशन के J-10C फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर ली है, which means कि ईरान is panic buying at this moment. इसी तरह 2 जुलाई को ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने एक लॉ साइन किया है, जिसके मुताबिक ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कॉपरेशन ख़त्म कर दी है। सो ये पीस टेम्पररी है बिकॉज ईरान hasn't given up its nuclear ambitions and Israel still believes कि ईरान is a threat to their existence. अब जरा इस वॉर में जो एक्सटर्नल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है अमेरिका, जिसका इस वॉर में बहुत ट्रिकी रोल है। अमेरिका इसराइल को भरपूर सपोर्ट करता है, वो उसे हथियार, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक बैकिंग देता है, क्योंकि इसराइल स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है, चाहे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या मिडिल ईस्ट में फौज इस्तेमाल करनी हो, इसराइल के जरिए ही अमेरिका ईरान जैसे कंट्रीज पर नजर रखता है जो उसके लिए कभी भी थ्रेट बन सकते हैं। इसराइल को महफूज रखकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना होल्ड रखता है। इसराइल की ही वजह से अमेरिका अपनी ऑयल सप्लाई और मिलिट्री बेसिस को सिक्योर करता है, क्योंकि ये सारा खित्ता बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है और वो है अमेरिका के अंदर इसराइली लॉबी का इन्फ्लुएंस। AIPAC जैसे ग्रुप्स वॉशिंगटन में बहुत असर रखते हैं। ये कांग्रेस और व्हाइट हाउस पर प्रेशर डालते हैं ताकि अमेरिका इसराइल की सपोर्ट करता रहे। ये ग्रुप्स फंड रेजिंग करते हैं, प्रो इसराइल पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं और पब्लिक में अपनी पावर शो करते हैं। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ये ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि अमेरिका इसराइल रिलेशंस हमेशा मजबूत रहे। लेकिन अमेरिका का इसराइल को सपोर्ट करना उसके लिए बहुत से चैलेंजेस भी क्रिएट करता है। असल में अमेरिका किसी नई जंग में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि इस वॉर पर बहुत पैसा खर्च होगा। इसीलिए अमेरिकन वॉर के खिलाफ होंगे और ये वॉर उसे चाइना और रशिया जैसे इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट कर देगी। रिसेंट सर्वेस के मुताबिक अमेरिकन अब नहीं चाहते कि अमेरिका किसी और वॉर में फंसे।
इसी लिए अमेरिका एक मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका है। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग भड़कती है तो फिर अमेरिका का फोकस रशिया, यूक्रेन और इवन चाइना से भी हट जाएगा। इस जंग की सूरत में उसके सारे रिसोर्सेज और फोकस फिर इधर मिडिल ईस्ट में होंगे। इसीलिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अब यूरोपियन और अरब कंट्रीज से बातचीत कर रही है ताकि इस मामले को ठंडा किया जा सके। तो एक तरफ जहां अमेरिका इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, वहां दूसरी तरफ एक और ताकत खामोशी से अपना खेल खेल रही है और वो है चाइना। चाइना ने अब तक ऑफिशियली ईरान को कोई फौजी या हथियार नहीं दिया, लेकिन पर्दे के पीछे चाइना बहुत कुछ कर रहा है। उसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। पहला, एनर्जी रिसोर्सेज को सिक्योर करना और दूसरा, अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट रखना। अब अगर एनर्जी की बात करें तो चाइना ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क है। जून 2025 में चाइना ने ईरान से 1.8 मिलियन बैरल्स ऑयल रोजाना खरीदा, जो कि ईरान की टोटल ऑयल एक्सपोर्ट का 90% था। और ये तेल चाइना की टोटल ऑयल इंपोर्ट का 13.6% बनता है। ये कोई आर्म्स ट्रेड नहीं है, ये ईरान की इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन है जो ग्लोबल सैंक्शंस में जकड़ी हुई है। इसी तरह चाइना ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी बहुत इंटरेस्टेड है। 2021 में होने वाले 25 साला एग्रीमेंट के मुताबिक चाइना ने 400 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया है और ये पैसे ईरानियन ऑयल, गैस, रेलवेज, पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में लगाए जाएंगे। मई 2025 में चाइना से पहली मालगाड़ी ईरान के एबरन ड्राई पोर्ट पर पहुंचा चुकी है और ये रास्ता समुद्र के मुकाबले में 25 दिन छोटा था। इस नए जमीनी रूट की वजह से ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट्स पर से डिपेंडेंस कम होगी, जो किसी भी वक्त ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चाइना ईरान में इतनी इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा है? इसका जवाब सिंपल है, ईरान की जबरदस्त लोकेशन। ईरान मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में है, जहां पर चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। अगर चाइना इन जमीनी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता है तो फिर उसे गल्फ और यूरोप तक एक फास्ट लैंड एक्सेस मिल जाती है और फिर ईरान को अपने साथ मिलाकर चाइना मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को तोड़ सकता है, एंड दैट टू विदाउट इवन फायरिंग अ सिंगल शॉट। इसीलिए चाइना इसराइल ईरान वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब वैसे तो चाइना इस जंग से दूर लगता है, बट इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा भी उसी को होता नजर आ रहा है। अमेरिका का सारा फोकस मिडिल ईस्ट पर होगा और नतीजा ये होगा कि उसकी तवज्जो इस बात पर कम होगी कि चाइना ताइवान या साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है। इसी तरह चाइना ईरान के और करीब आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि वो सस्ते ऑयल डील्स, रेलवे डील्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ईरान के साथ काम कर सकेगा। अब बात करते हैं रशिया की, जो इस पूरी कहानी का एक और अहम खिलाड़ी है। रशिया और ईरान पिछले कुछ अरसे में एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। रशिया ईरान को हथियार बनाने, टेक्नोलॉजी और हत्ता के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी मदद करता है। रशिया ईरान को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला मुल्क है। 1990 के आखिर से लेकर 2000 के दरमियान ईरान के 70% हथियार रशिया से ही आए। इनमें टैंक्स, आर्टिलरी और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स शामिल है। 2016 में रशिया ने ईरान को S-300 जैसा पावरफुल मिसाइल सिस्टम भी दिया और अब दोनों मुल्क ड्रोन्स पर भी काम कर रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन में यूज करने के लिए ईरान से 2000 से ज्यादा शहीद 136 ड्रोन्स खरीदे और बदले में रशिया ईरान की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। इसी तरह न्यूक्लियर कॉपरेशन भी जारी है। रशिया ने बुशेर में ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में काफी मदद की है। 2025 के डेटा के मुताबिक 600 से ज्यादा रशियन एक्सपर्ट्स इस प्लांट पर काम कर रहे हैं। इसी तरह रशिया और ईरान ने जनवरी 2025 में एक 20 साला स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कोऑपरेशन, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल है। तो एक तरफ जहां वेस्टर्न पावर्स ईरान को तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां रशिया इसकी बिल्कुल उल्टा कर रहा है।
لیکن پھر رشیا کیوں چاہتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی یہ وار کبھی نہ رکے؟ اس کا جواب بہت سمپل ہے. جسٹ لائک چائنا، رشیا کا بھی یہ فائدہ ہے کہ امریکہ اس وار میں ڈسٹریکٹڈ رہے. اصل میں رشیا ایسٹرن یورپ، یوکرین اور باقی علاقوں میں اپنا اثر بڑھانا چاہتا ہے. اگر امریکہ کا دھیان مڈل ایسٹ میں رہے گا تو وہ رشیا کے ارادوں پر فوکس نہیں کر سکے گا. مگر یہاں بات اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. رشیا کے اسرائیل کے ساتھ بھی کافی اچھے ریلیشنز ہیں اور وہ اسرائیل کو بھی ٹیکنالوجی اور ہتھیار بیچتا ہے. 2021 میں رشیا نے $1.7 بلین کے ہتھیار اسرائیل کو بیچے، جس میں ڈیفنس اور ٹیکنالوجی گیجٹس شامل تھی. 2009 سے 2015 کے درمیان رشیا نے $500 ملین کے ڈرونز اسرائیل سے خریدے، جیسے کہ برڈ آئی 400 اور آئی ویو. تو رشیا کسی ایک سائڈ پر نہیں بلکہ دونوں سائڈز پر کھیل رہا ہے. اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان فل سکیل وار ہوتی ہے تو رشیا کو بہت فائدہ ہوگا. سب سے پہلے تو آئل پرائسز اوپر چلی جائے گی کیونکہ مڈل ایسٹ سے ہی زیادہ تر تیل آتا ہے. اور گیس کریں اس کا سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوگا؟ obviously رشیا کو، کیونکہ وہ دنیا کا ٹاپ آئل اور گیس ایکسپورٹر ہے. تیل کی پرائس بڑھنے سے رشین اکانومی کو بوسٹ ملے گا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اس پر ویسٹرن سینکشنز ہیں. دوسرا، ایک بڑی جنگ کی صورت میں امریکہ مڈل ایسٹ میں ڈیپلی انوالوڈ ہو جائے گا، جس سے اس کا فوکس اور ریسورسز ایسٹرن یورپ اور یوکرین سے ہٹ جائیں گے. اس سچویشن میں پھر رشیا یوکرین میں اور ایگریسو سٹیپس لے سکتا ہے کیونکہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھ کر خود کو نیوٹرل ظاہر کر کے رشیا اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور کے طور پر منوانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی وجہ سے ایران اور اسرائیل کی وار رشیا کے لیے بہت فیوریبل ہے. اور اب آخر میں بات کرتے ہیں عرب کنٹریز کی. عرب کنٹریز جیسے کہ سعودی عربیہ، UAE، قطر، بحرین اور ایجپٹ اس پورے معاملے کو بہت نروسلی آبزرو کر رہا ہے. یہ عرب کنٹریز پہلے اسرائیل کے خلاف تھی، لیکن اب بحرین اور UAE کے خیالات بدل رہے ہیں. 2020 میں UAE نے اسرائیل کے ساتھ ایک پیس ڈیل سائن کی ہے جس کا نام تھا ابراہم ایکارڈز. اس ڈیل کے نتیجے میں UAE نے اسرائیل کے ساتھ بزنس، ٹیکنالوجی اور دوسری چیزوں میں کوپریشن شروع کی. سعودی عربیہ نے ابھی تک تو ڈیل نہیں کی، لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق اس کے لیڈرز پردے کے پیچھے اسرائیلی آفیشل سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کنٹریز ایران کو کامن اینیمی سمجھتے ہیں. لیکن ان عرب کنٹریز کے لیے ایک اور پرابلم یہ ہے کہ they don't want another war on their doorstep کیونکہ اس سے ان کی اکانومیز اور سٹیبلٹی کو خطرہ ہوگا. لیکن انہیں ایران کے ایمبیشنز پر بھی بھروسہ نہیں ہے. عرب کنٹریز کو لگتا ہے کہ ایران اس خطے میں شیعہ آئیڈیالوجی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. خاص کر سعودی عربیہ، بحرین اور UAE جیسے بادشاہی نظام والے ممالک ایران کی انقلابی اور نظریاتی سوچ کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. ایران کا نظام اسلامک ریولوشن کی آئیڈیالوجی پر قائم ہے، یعنی وہاں ریلیجیس لیڈرز حکومت چلاتے ہیں اور یہ کنگز اور رائل فیملیز کے خلاف ہے. جبکہ عرب کنٹریز میں بادشاہت ہے جو صرف فیملی یا بلڈ لائنز میں چلتی ہے. اس لیے کچھ عرب لیڈرز پرائیویٹلی تو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں مگر پبلک میں وہ بالکل نیوٹرل رہتے ہیں. تو ابھی تک جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا، چاہے وہ امریکہ کی اسرائیل کو سپورٹ ہو، چائنا اور رشیا کا اس وار میں فائدہ ہو، عرب کنٹریز کا ایران پر ٹرسٹ نہ کرنا ہو، یا ایران کے اپنے نیوکلیئر ایمبیشنز، یہ سب چیزیں کلیئرلی پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ سیز فائر زیادہ عرصے تک چلنے والی نہیں ہے. بہت سی طاقتوں کو اس وار سے فائدہ ہو رہا ہے اور مڈل ایسٹ کے کئی کنٹریز ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. تو یہ خاموشی صرف ایک وقفہ ہے کیونکہ اصل روٹ پرابلمز تو ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی ہے. اور ایسی سچویشنز میں اٹس obvious کہ یہ خاموشی جلد ہی ٹوٹنے والی ہے. سبسکرائب.